गाइस ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि 2022 के प्री या फिर मेंस का एक क्वेश्चन आपका इस आर्टिकल से बनेगा ही बनेगा। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिबेट इन इंडिया कि क्या हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए उन स्टेट्स में जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। अश्विन उपाध्याय नाम के एक एडवोकेट है, इन्होंने ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लाया और इन्होंने कहा कि 8 ऐसी प्रोविंसेस हैं इंडिया में, 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में है, इसलिए हिंदुओं को वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए उन स्टेट्स में जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी को मिलने चाहिए, राइट। तो इस बारे में सबसे पहली चीज आप जानो कि क्या माइनॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखी गई है, ये टर्म कहीं पे यूज हुई है? बिल्कुल सर, आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, राइट, माइनॉरिटीज हैं, इनके पास राइट होना चाहिए अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का और उनको मेंटेन करने का। कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 30 में। तो माइनॉरिटी वर्ड पहली बार कौन से आर्टिकल में यूज हुआ है? आर्टिकल 30, इट इज नॉट आर्टिकल 29, याद रखनी है ये बात। और कौन सा आर्टिकल है इंडिया में? आर्टिकल 350 ए एक आर्टिकल है जहां पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 350 ए। वो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 350 ए में भी माइनॉरिटी वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए, जो कि आजकल लिंग्विस्टिक कमिश्नर के नाम से हम उसे जानते हैं, और इलाहाबाद में उसका एक ऑफिस है, राइट, वो इलाहाबाद में बेस्ड है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बात भी आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन सर माइनॉरिटी राइट के बारे में हमने सिर्फ आर्टिकल 30 में नहीं पढ़ा है, हमने तो आर्टिकल 29 में भी पढ़ा है कि माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, एजुकेशनल कल्चरल राइट्स, वो आर्टिकल 29 भी सिक्योर करता है। बिल्कुल सर, लेकिन 29 में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात कही गई है। आर्टिकल 29 कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, याद रखो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके पास राइट होना चाहिए टू टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, राइट। तो ये सभी के लिए ये आर्टिकल 29 वाला प्रोविजन अवेलेबल है, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, राइट। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, सभी को ये राइट होना चाहिए कि अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को वो प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा प्रोविजन आर्टिकल 29 में ही ये बात कही गई है कि कोई भी अगर स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या फिर स्टेट से वो फंडिंग लेती है, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाय नहीं की जा सकती। कौन से ग्राउंड्स पे? ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। याद रखो, सिर्फ 4 ऐसे ग्राउंड्स है जहां पे आपको डिनाय नहीं किया जा सकता एडमिशन। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। प्लेस ऑफ बर्थ पे डिनाय किया जा सकता है, यस। सेक्स पे डिनाय किया जा सकता है, यस, ओके। एंड रेजिडेंस के ग्राउंड्स पे डिनाई किया जा सकता है, यस। तो ये यहाँ पे याद रखना, सिर्फ 4 ऐसे ग्राउंड्स हैं, ये आपसे प्री में पूछ सकते हैं। फिर आर्टिकल 30 में कौन सी बात कही गई? आर्टिकल 30 कहता है स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के बारे में कि सारी माइनॉरिटीज को अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने का राइट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को एड दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता डिफरेंट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। फॉर एग्जांपल वो मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा एड दे दे या फिर पारसी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एड ही ना दे। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब आते हैं कि जुडिशरी का इस पे क्या कहना है कि कौन माइनॉरिटी हो, कौन माइनॉरिटी ना हो, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। इस पे जुडिशरी ने कौन कौन से केसेस में क्या क्या डिसीजन लिए हैं, अब इन बातों पे आते हैं। देखो, सबसे पहले आपने एक केस याद रखना है, 1956 में एक केस आया था इंडिया में, केरला एजुकेशन बिल, राइट, केरला एजुकेशन बिल। उस केरला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि 50% से कम जो भी लोग हैं वो माइनॉरिटी में आएंगे। अब वो 50% ऑफ व्हाट, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा उस टाइम, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रैंडम सा बोला कि 50% से कम जो भी लोग हैं वो माइनॉरिटी का हिस्सा होंगे, लेकिन डिफाइन ही नहीं किया, यही नहीं बताया कि किस चीज का 50% की आप बात कर रहे हैं, राइट। तो ये इशू अब और उठा, राइट। उसके बाद ये इशू जब और ज्यादा एग्रीवेट होने लगा तो डीएवी केस करके एक केस आया था, राइट, पंजाब में डीएवी केस। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी
माइनॉरिटीज हैं, जो आपकी माइनॉरिटीज हैं वो स्टेट वाइज कंसिडर की जानी चाहिए अगर किसी माइनॉरिटी को स्टेट के एक्ट के थ्रू बेनिफिट मिल रहा है, राइट। ये जो डीएवी कॉलेज का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटीज को स्टेट वाइज कंसिडर किया जाना चाहिए अगर माइनॉरिटीज को स्टेट के लॉ के अंडर कोई बेनिफिट दिया जाना है। अगर नेशनल लॉ के अंडर बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए नेशनल लेवल की माइनॉरिटीज कंसिडर होनी चाहिए। ये दूसरा केस था। यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि ठीक है अभी भी क्लियर नहीं है, तो 2002 में एक और केस आया टीएमए पाई केस। टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2002 में टीएमए पाई ने कहा कि ये जो डीएवी कॉलेज में के केस में हमने अपनी रूलिंग दी थी, इस रूलिंग में हम थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्कोप ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदूज के लिए भी अवेलेबल है, राइट। तो स्टेट वाइज हिंदूज को हर जगह हर उस स्टेट में रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए जहां जहां वो माइनॉरिटी में है। तो ये जो डीएवी कॉलेज का केस था, इसको और ज्यादा क्लैरिफाई किया इस 11 जज की बेंच ने 2002 में। अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। तो लास्ट में एक और केस आया 2005 में, अंत में, इसे हम कहते हैं बाल पाटिल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है टीएमए पाई की जो जजमेंट थी वो हमने ली, ये बात सही है, लेकिन हम उसे थोड़ा अमेंड करते हैं। एक बायफोल्ड क्राइटेरिया इंडिया में लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है ये नेशनल ग्राउंड्स पे डिसाइड होगी। मतलब पूरी कंट्री में जो माइनॉरिटी में है जो रिलीजन, वो माइनॉरिटी कंसिडर होगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में, राइट। लेकिन जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो स्टेट वाइज डिसाइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है ये लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है, राइट। इंडिया में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसका बेसिस लैंग्वेज है। तो हर स्टेट में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसको स्टेट वाइज आप वहां पे कंसीडर करो, स्टेट वाइज लिस्ट निकालो, लेकिन जो रिलीजियस माइनॉरिटी है ये आपकी नेशनल लेवल की होनी चाहिए, राइट। क्योंकि रिलीजन्स दे डोंट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राइट। लेकिन स्टेट में हो सकता है एक स्टेट में जो जिस लैंग्वेज को स्पीक करने वाले लोग हों वो किसी भी दूसरे स्टेट में ना हो, राइट। तो इस तरीके का एक बाईफोल्ड क्राइटेरिया लिया गया बाल पाटिल जजमेंट में। और अभी इस पे नया जो अब ये केस अश्विन उपाध्याय केस है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी बात करनी है, राइट। और इंडिया में माइनॉरिटी डिसाइड कौन करता है? एक लिस्ट निकालता है सर। ये आज के दौर में अभी जो माइनॉरिटीज की इंडिया में लिस्ट निकाली गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर निकालती है? नहीं सर। इंडिया में जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है 1992, राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992, इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो माइनॉरिटी की लिस्ट निकाले। और अभी के हिसाब से जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया में वो बेसिकली 6 ग्रुप्स हैं, राइट। वो 6 ग्रुप्स हैं, 5 नहीं है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी आते हैं। जैन इसमें 2014 में ऐड किए गए थे, राइट। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने 2 फंडामेंटल राइट्स को भी इसमें पढ़ा। आई होप ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अच्छे से आप इससे कहीं पे भी अगर कोई भी क्वेश्चन प्री या मेंस में आए आप इस डिस्कशन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अगर ये इस तरीके के माइक्रो लेक्चर्स आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो। मिलते रहेंगे, बाय बाय।